किसी भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है, या वो कौन से 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिसके कारण किसी भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाईली इफेक्टेड होती हैं। वेलकम टू हेलो ऑर्गेनिक, मैं अनुराग जोशी और इस टाइटल वीडियो को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि आप इस टॉपिक को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हो या फिर मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन होता क्या है। अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में जो एडजेसेंट कार्बन होता है उस कार्बन को हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। और अगर इस बेंजाइलिक कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो तो ऐसा कार्बोकेटाइन जो होता है वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन या बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कहलाता है। क्योंकि इस कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रखे हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है इस कार्बन के पास अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसका मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी ये कार्बोकेटाइन बाकी सभी कार्बोकेटाइन की तरह से ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज से एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड होता है। इसलिए ये जो सिस्टम होता है ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। चूंकि पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होते हैं, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो जाता है, जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे चला जाता है। अब ये जैसे ही चार्ज इस ऑर्थो पोजीशन पे आता है, अब ये चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होता है और यहाँ से ये पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होता है कि इन दोनों कार्बन के बीच में यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए और ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ऑर्थो पोजीशन से इसकी पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। अभी जैसे ही चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे इन दोनों कार्बन के बीच में नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन से इसकी ऑर्थो पोजीशन पे मूव कर जाएगा। और जैसे ही ये चार्ज यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे आएगा अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे यहाँ पे नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस तरह से ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन इन 5 RS यानी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकता है। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो RS होती हैं वो इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल होती हैं, यानी ऑन पेपर ही एग्जिस्ट करती हैं। जो उसकी रियल स्ट्रक्चर होती हैं वो रेजोनेंस हाइब्रिड होती हैं। इन 5 RS से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ये समझ में आती है कि बेंजीन के अंदर ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये 3 जगह पे माइग्रेट करता है, जिसमें से 2 उसकी ऑर्थो पोजीशन होती हैं और एक उसकी पैरा पोजीशन होती है। इन तीनों पोजीशन के बेस पे हम ऐसे कौन कौन से ग्रुप लगा सकते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करे या फिर इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करे। अब मान लो मेरे पास कोई बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, इस बेंजाइल कार्बोकेटाइन पर हमने कोई ग्रुप G लगा रखा है। ये G ग्रुप इस गोले में लगाने का ये इंडिकेशन होता है कि इस G ग्रुप को मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा पे अज्यूम कर सकता हूँ। अब मान लो बेंजीन पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो ये दोनों पोजीशन होती हैं ये उसकी ऑर्थो पोजीशन कहलाती हैं। इसी तरह से जो नेक्स्ट पोजीशन होती हैं वो मेटा पोजीशन कहलाती हैं और इस ग्रुप के सामने जो पोजीशन होती हैं उस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहते हैं। यानी कि बेंजीन में किसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा पोजीशन होती हैं और एक पैरा पोजीशन होती हैं। और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ उसकी पैरा पोजीशन पर मूव करता है। अब बात करते हैं इस G ग्रुप की। अब यहाँ पे G ग्रुप जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो G ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा या फिर G ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो अपने डोनेशन इफेक्ट के कारण इस सिस्टम में या इस कार्बोकेटाइन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और जितने भी प्लस वाले इफेक्ट हैं जैसे +I, +H और +M, ये सारे जो इफेक्ट हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के थ्रू शो होते हैं। यानी कि अगर किसी भी कार्बोकेटाइन के पास
प्लस आई प्लस एच और प्लस एम इफेक्ट प्रेजेंट हैं तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। चूंकि कार्बोकेटाइन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कोई ग्रुप उसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो जो उसकी डेफिशिएंसी थी वो कम हो जाएगी, यानी अब उसको इलेक्ट्रॉन मिलने के कारण कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो मेरे पास इस जी की जगह पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेंगे। तो ये कार्बोकेटाइन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कोई ग्रुप उसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा तो इसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जितने भी माइनस सिंबल वाले इफेक्ट हैं, जैसे माइनस आई, माइनस एच और माइनस एम, ये सारे इफेक्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू शो होते हैं। और अगर किसी कार्बोकेटाइन में माइनस आई, माइनस एच या फिर माइनस एम प्रेजेंट हो तो उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेते हैं और कार्बोकेटाइन पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन के विड्रॉल होने के कारण उसमें डेफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जैसा चार्ज हमारे पास है वैसा ही इफेक्ट उसकी मदद करेगा। जैसे इस वक्त मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव सिंबल वाले जितने भी इफेक्ट होंगे वो उस कार्बोकेटाइन की मदद करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा और इस कारण से उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल इसका रिवर्स, जैसा चार्ज मेरे पास प्रेजेंट है उसके अपोजिट सिंबल वाले सारे इफेक्ट उसको नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस आई, माइनस एच, माइनस एम वाले इफेक्ट जो होंगे उसको नुकसान पहुंचाएंगे और उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। अब हम बात करते हैं उन 5 इंपॉर्टेंट कंडीशंस की जिस पे बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाईली डिपेंडेंट होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर मान लीजिए जो जी ग्रुप है वो माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट शो करने वाला हो, तो इसका मतलब ये है कि जी ग्रुप की जगह पे मैं नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को रख सकता हूं। अगर इनमें से कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो वो ग्रुप हमेशा माइनस आई और माइनस एम कैटेगरी का होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरे पास यहाँ पे 4 तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। ऐसे कार्बोकेटाइन में हमको करना क्या होता है, स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए जो भी उसमें ग्रुप प्रेजेंट है उसके सभी तरह के इफेक्ट लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो माइनस आई के साथ साथ माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी किस तरह से चेक की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस आई की। माइनस आई इसमें भी प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा और इसमें भी प्रेजेंट होगा। क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में नाइट्रो ग्रुप एब्सेंट है इसलिए इसमें माइनस आई प्रेजेंट नहीं होगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वो इफेक्ट जो होगा डिक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है इस कार्बोकेटाइन पर इस ऑर्थो पोजीशन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है इसलिए जो ऑर्थो पोजीशन का माइनस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैंने 2 एरो लगा दिए। इसके बाद मेटा पोजीशन से होगा, यहाँ पे मैंने 1 एरो शो कर दिया और इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे जब होगा तब होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो होगा पैरा पोजीशन से माइनस आई इफेक्ट के थ्रू बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर पाएगा। अगर मैं माइनस एम इफेक्ट की बात करूं तो माइनस एम इफेक्ट जो होगा इसकी ऑर्थो पोजीशन पे भी लगेगा और इसकी पैरा पोजीशन से भी लगेगा। खास बात यह है कि मेटा पोजीशन से ये नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो अपना माइनस एम इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अब ये नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन से अपना इफेक्ट क्यों नहीं ऑपरेट कर पाया है, इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है कभी भी इस नाइट्रो ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे आता ही नहीं है। जैसे अभी हमने आरएस में देखा था कि बेंजीन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसकी 3 जगह पे माइग्रेट करता है, जिसमें से 2 उसकी ऑर्थो पोजीशन होती हैं और 1 उसकी पैरा पोजीशन होती है। चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता ही नहीं है इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो होगा अब इस पॉजिटिव चार्ज पर कभी भी अपना माइनस एम इफेक्ट नहीं लगा पाएगा। या मैं ऐसा कह लूं ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे है जो कि नाइट्रो ग्रुप के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, यानी अब ये जो सिस्टम होगा कंजुगेशन में नहीं है, इसलिए ये नाइट्रो ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज पर
अपना -M ऑपरेट नहीं कर सकता। डी ऑप्शन में नाइट्रो ग्रुप वैसे ही एब्सेंट है, तो यहाँ पे -M वैसे भी ऑपरेट नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। चूंकि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो -I और -M कैटेगरी का है। अभी हमने ये मेंशन किया था कि कार्बोकेटाइन में हमेशा प्लस इफेक्ट वाले जो होंगे, यानी प्लस सिंबल वाले जितने भी इफेक्ट हैं वो उसकी हेल्प करेंगे। इसका मतलब ये है कि नाइट्रो ग्रुप जो है यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगा, यानी इन तीनों कार्बोकेटाइन में तो डैम श्योर नुकसान होगा। नुकसान किस में नहीं होगा? कार्बोकेटाइन डी में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे एब्सेंट है। तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं हो रहा। यानी कि अगर मैं ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करूं तो इसमें जो डी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं ए, बी और सी की। इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो इसमें जो नुकसान है वो -I और -M दोनों से हो रहा है। इसमें भी नुकसान -I और -M दोनों से हो रहा है। बट इस वाले कार्बोकेटाइन में जो नुकसान हो रहा है वो केवल -I से हो रहा है। इसलिए इन तीनों कार्बोकेटाइन में जो बी कार्बोकेटाइन होगा वो अब सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल एक इफेक्ट ही नुकसान कर रहा है। अब बात करते हैं ए और सी में क्या होगा। अब यहाँ पे खास बात यह है कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने ये भी मेंशन किया था कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ऑर्थो पोजीशन से जितना भी -M लगेगा वो उसकी पैरा पोजीशन से भी लगेगा। यानी ऑर्थो पोजीशन का -M और पैरा पोजीशन का -M ये दोनों टाई हो चुके हैं। अब हमको इसका जो लेस डोमिनेंट इफेक्ट है वो कंसिडर करना पड़ेगा, और वो है हमारे पास -I। क्योंकि दोनों में -M टाई हो चुका है, इसलिए अब मैं -I कंसिडर करूंगा, और उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे डिस्टेंस कम होने के कारण नाइट्रो ग्रुप का -I ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इस A में और C में C जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास A आ जाएगा। ये हमारे पास इसका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा, जिसमें D मोस्ट स्टेबल होगा और A इसका लीस्ट स्टेबल होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, यहाँ पे मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है जिसकी पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप G लगा हुआ है। इस G ग्रुप की जगह पे हम इन तीनों में से कोई भी एक ग्रुप एज्यूम कर सकते हैं। यानी ये मेरे पास तीन तरह के कंपाउंड A, B और C गिवन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है। इन तीनों का डोमिनेंट इफेक्ट -M होता है। इसका मतलब ये है नाइट्रो ग्रुप भी -M शो करेगा, साइनाइड ग्रुप भी -M शो करेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी -M शो करेगा। इन तीनों में से डोमिनेंट किसका -M होता है? -M की सीरीज में हमने देखा था कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका -M सबसे डोमिनेंट होता है इस सीरीज में। उसके बाद CN का डोमिनेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का इस सीरीज में सबसे लिस्ट -M होता है। इसका मतलब ये है ये तीनों ही -M कैटेगरी के हैं, यानी ये इस कार्बोकेटाइन को नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे ज्यादा कौन नुकसान पहुंचाएगा? जिसका इफेक्ट डोमिनेंट है, यानी नाइट्रो ग्रुप इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसको सबसे कम नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इन तीनों में से जो C होगा वो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद B होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें A कार्बोकेटाइन हो जाएगा, जो कि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा था। तो ये इसका ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी, जिसमें C मोस्ट स्टेबल होगा और A इसमें लीस्ट स्टेबल होगा। कंडीशन नंबर सेकंड, अगर G ग्रुप की जगह पे कोई ऐसा ग्रुप रख लिया जाए जो +I और +H कैटेगरी का हो, तो ऐसी कंडीशन में ये जो ग्रुप्स होते हैं इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि +I और +H इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिससे बेंजाइल कार्बोकेटाइन की डेफिशिएंसी दूर हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। +I +H कैटेगरी में हम डिफरेंट एल्काइल ग्रुप को कंसिडर कर सकते हैं। एल्काइल ग्रुप कब +H को शो करता है उसको हमने हाइपर कंजुगेशन वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। मेरे पास यहाँ पे टोटल 4 कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। अगर मैं पहले 3 कार्बोकेटाइन को आपस में कंपेयर करूं तो इसमें सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है कि इनमें एल्काइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, यानी इसमें इस कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये सभी एल्काइल ग्रुप पैरा पोजीशन पे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये सभी एल्काइल ग्रुप डिफरेंट नेचर के हैं, जैसे ये मिथाइल है, ये इथाइल है और ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल है। कोई भी एल्काइल ग्रुप +I के साथ साथ +H को शो कर सकता है,
बट प्लस आई उसमें हमेशा प्रेजेंट होता है, तो अपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन तीनों में प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। फोर्थ ऑप्शन में एल्काइल ग्रुप एब्सेंट है, इसलिए इसमें प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे रखे हुए हैं, इसलिए हमको डिस्टेंस को देखने की या उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब बात रही इन एल्काइल ग्रुप के कारण प्लस आई पे क्या इफेक्ट आता है। जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो कार्बन की चेन की अगर बात करें तो कार्बन की चेन जैसे बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन जैसे बढ़ते हैं, तो प्लस आई इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है इसके पास 3 कार्बन होने के कारण इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसके पास 2 कार्बन होने के कारण इसका प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो मिथाइल से ज्यादा होगा, यानी कि इन तीनों का जो प्लस आई का ऑर्डर आएगा वो इस तरह से आएगा। क्योंकि कोई भी एल्काइल ग्रुप प्लस एच इफेक्ट को भी शो कर सकता है, तो प्लस एच के लिए सबसे पहले इन एल्काइल ग्रुप में बेंजीन के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन यानी एडजेसेंट कार्बन को देखते हैं। तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये उसका अल्फा कार्बन बनता है। अगर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और उस पे कम से कम एक हाइड्रोजन या उसका कोई आइसोटोप प्रेजेंट हो, ऐसी कंडीशन में वो एल्काइल ग्रुप प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों एल्काइल ग्रुप हैं यहाँ पे अपना प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो अपने इसमें स्टेटमेंट दे देते हैं कि इन तीनों के थ्रू प्लस एच इफेक्ट शो होता है। और जो प्लस एच इफेक्ट होता है वो नंबर ऑफ अल्फा एच पे डिपेंड करता है। यहाँ पे अल्फा एच की संख्या 3 है और यहाँ पे अल्फा एच की संख्या 2 है और यहाँ पे हमारे पास केवल एक अल्फा एच है। इसका मतलब ये है सबसे ज्यादा प्लस एच इफेक्ट जो होगा वो इस मिथाइल ग्रुप का होगा और उसके बाद इस इथाइल ग्रुप का होगा और सबसे कम जो होगा वो इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप का हो जाएगा, क्योंकि इसके पास केवल एक हाइड्रोजन या एक अल्फा एच प्रेजेंट है। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसके पास किसी भी तरह का प्लस एच इफेक्ट होगा ही नहीं। अब बात करते हैं इनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी की। क्योंकि प्लस आई और प्लस एच इफेक्ट जो होता है वो बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और इस फोर्थ ऑप्शन में एल्काइल ग्रुप एब्सेंट होने के कारण ना तो इसमें प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा और ना ही इसमें प्लस एच इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये है इन चारों में से जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल या जो लीस्ट स्टेबल होगा वो हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने मेंशन कर दिया कि इस सीरीज का जो डी होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा। अब बात करते हैं इन तीनों की, क्योंकि इन तीनों में प्लस आई के साथ साथ प्लस एच इफेक्ट भी प्रेजेंट है और प्लस एच जो होता है वो प्लस आई से डोमिनेट होता है। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप प्लस एच के साथ साथ अगर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ऐसी कंडीशन में उसका प्लस एच इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेट होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब इन तीनों की स्टेबिलिटी के लिए मुझे यहाँ पे केवल प्लस एच को कंसिडर करना पड़ेगा और यहाँ पे जो प्लस एच है वो अल्फा एच की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। यानी इसके पास 3 अल्फा एच थे, इसके पास 1 अल्फा एच था, इसलिए इसका प्लस एच सबसे डोमिनेंट है और इसका प्लस एच इस सीरीज में सबसे कम है। तो इन तीनों में से प्लस एच के कारण सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ए हो जाएगा और इन तीनों में से प्लस एच के कारण जो लीस्ट स्टेबल होगा वो हमारे पास सी हो जाएगा। तो जो इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी आएगी उसमें ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद हमारे पास बी आ जाएगा और उसके बाद सी आ जाएगा। यानी ये इसका ओवरऑल ऑर्डर होगा जिसमें ए कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा और डी कार्बोकेटाइन इस सीरीज का लीस्ट स्टेबल होगा। एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में मेरे पास 2 तरह के कार्बोकेटाइन हैं जिनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इन दोनों एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करूं तो इन दोनों से ही प्लस आई इफेक्ट शो होगा। प्लस आई दोनों में से ज्यादा किसका होगा? जिसके पास ज्यादा संख्या में कार्बन है। क्योंकि आइसोप्रोपाइल के पास 3 कार्बन है और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के पास 4 कार्बन है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों में से टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो डोमिनेंट होगा। अब प्लस एच के लिए मुझे इन एल्काइल ग्रुप में हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। अगर इन दोनों एल्काइल ग्रुप में बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो हाइलाइटेड कार्बन होगा इन दोनों का अल्फा कार्बन बनेगा और ये अल्फा कार्बन ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब ये है कि अब मुझे इस पे अगर एक भी H प्रेजेंट हुआ तो ये जो एल्काइल ग्रुप होगा प्लस H इफेक्ट को शो कर सकता है। क्योंकि आइसोप्रोपाइल में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है ये जो ग्रुप होगा प्लस H इफेक्ट को शो कर सकता है।
बट यहाँ पे इस कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी हैं जो कि ऑलरेडी फुलफिल हैं। इसका मतलब ये हुआ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होगा वो कभी भी प्लस एच इफेक्ट को शो नहीं कर सकता। अब इसमें प्लस आई और प्लस एच दोनों इफेक्ट जो होंगे वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि दोनों इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के ग्रुप के कारण होते हैं। इसका मतलब ये है दोनों में प्लस आई और प्लस एच फायदा करेंगे। अब बात करते हैं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। चूंकि इस कार्बोकेटाइन में प्लस आई के साथ साथ प्लस एच भी इफेक्ट प्रेजेंट है, जबकि इस कार्बोकेटाइन में केवल प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। और अभी हमने इसी वीडियो में मेंशन किया था कि जो प्लस एच इफेक्ट होता है वो प्लस आई पे डोमिनेट होता है। इस कार्बोकेटाइन में स्टेबलाइज करने के लिए प्लस आई और प्लस एच दोनों इफेक्ट प्रेजेंट है, इसलिए इन दोनों कार्बोकेटाइन में से जो कार्बोकेटाइन ए होगा उसकी स्टेबिलिटी बी से बहुत ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, इस एग्जाम्पल में मेरे पास 4 तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं, जिसमें पहले 3 में एल्काइल ग्रुप मिथाइल प्रेजेंट है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये मिथाइल ग्रुप डिफरेंट पोजीशन पे हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो होता है वो प्लस आई के साथ साथ प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकता है, और प्लस आई में किसी भी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं होती, यानी ये मिथाइल ग्रुप जो होगा इन सभी पोजीशन से प्लस आई इफेक्ट को ऑपरेट करेगा। इस फोर्थ में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है, इसलिए उसका प्लस आई इफेक्ट भी एब्सेंट होगा। अब हम बात करते हैं कि प्लस आई जो होता है वो ज़्यादा किसका होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये जो मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे होगा ये नज़दीक से इस कार्बोकेटाइन को इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए इसका प्लस आई इस सीरीज में सबसे डोमिनेट होगा। और सबसे कम जो होगा इसमें पैरा पोजिशन पे होगा, क्योंकि पैरा पोजिशन पे ये मिथाइल ग्रुप जो होगा इस कार्बोकेटाइन से सबसे ज़्यादा दूरी पे होगा, और इसी कारण से प्लस आई के थ्रू इस कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन को कम डोनेट कर पाएगा। अब बात करते हैं प्लस एच इफेक्ट की। चूंकि बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये उसका अल्फा कार्बन बनता है। अगर अल्फा कार्बन पर एक भी एच प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में वो एल्काइल ग्रुप जो होगा अपना प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकता है। चूंकि यहाँ पे इस एल्काइल ग्रुप पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये एल्काइल ग्रुप ऑलरेडी sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब ये जो मिथाइल है अपना प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकता है। तो प्लस एच इफेक्ट जो होगा इसमें इस ऑर्थो से भी होगा और इस पैरा से भी होगा। इस ऑप्शन में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट है, इसलिए उसका प्लस एच इफेक्ट भी एब्सेंट होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें मेटा पोजीशन से भी प्लस एच इफेक्ट एब्सेंट होगा, जिसको हमने हाइपर कंजुगेशन के वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ जब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में माइग्रेट करेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज 3 जगह पे माइग्रेट करेगा, जिसमें से 2 उसकी ऑर्थो पोजीशन होगी और एक उसकी पैरा पोजीशन होगी। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस मिथाइल ग्रुप के इस एडजेसेंट वाले कार्बन पे आता नहीं है, इसलिए ये मिथाइल ग्रुप कभी भी अपना प्लस एच इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी की। क्योंकि प्लस आई और प्लस एच जो होते हैं वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, तो इन चारों में से हम एक चीज़ तो श्योरली बोल सकते हैं कि जो डी कार्बोकेटाइन है उसमें एल्काइल ग्रुप एब्सेंट है, इसलिए ना तो उसमें प्लस आई इफेक्ट है और ना ही उसमें प्लस एच इफेक्ट है। इसलिए इन चारों में से जो सबसे कम स्टेबल होगा वो हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। अब इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? इन तीनों में से वो ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके पास डोमिनेंट इफेक्ट हो। हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो प्लस आई से डोमिनेंट है, इसके पास भी प्लस एच है, इसके पास भी प्लस एच है, बट इसके पास यहाँ पे प्लस एच नहीं है। इसका मतलब ये है अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो जो बी होगा वो लीस्ट स्टेबल बन जाएगा इन तीनों में से। तो यहाँ पे अपनों ने लिख दिया कि इसके बाद बी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ए की और सी की, क्योंकि ए में और सी में दोनों में हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन ये दोनों इफेक्ट जो होते हैं डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ऑर्थो पोजीशन से जितना भी CH3 का प्लस एच लगेगा उतना ही प्लस एच पैरा पोजीशन से लगेगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में प्लस एच इफेक्ट जो है वो टाई चला गया, जिसके बेसिस पे मैं स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए अब मुझे इसका प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। चूंकि ये जो ऑर्थो पोजीशन से मिथाइल अपना प्लस आई डोमिनेट लगा पाएगा, इसलिए इस ए में और सी में प्लस आई के कारण जो ए होगा वो सी से ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ए जो होगा वो सी से ज़्यादा स्टेबल होगा।
ये हमारे पास इस कार्बोकेटाइन का ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, जिसमें से ए कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा और डी कार्बोकेटाइन इस सीरीज का लीस्ट स्टेबल होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे मेरे पास दो तरह के कार्बोकेटाइन हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसमें पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें पैरा पोजीशन पर D3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, क्योंकि सभी तरह के एल्काइल ग्रुप से प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होता है, तो इन दोनों में ही प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। प्लस आई डोमिनेट किसका होगा? प्लस आई हाइड्रोजन के आइसोटोप के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप के रिस्पेक्ट में जो उसका मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पे ड्यूटेरियम प्रेजेंट है, इसका मास हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण जो CD3 का प्लस आई इफेक्ट होगा वो CH3 से ज़्यादा होगा। तो अपनों ने यहाँ पे मार्किंग कर दी कि इस CD3 का प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। अब बात करते हैं प्लस एच इफेक्ट की। बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन है ये इसका अल्फा कार्बन कहलाता है। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है और उस पर कम से कम एक हाइड्रोजन या उसका आइसोटोप प्रेजेंट हो, ऐसी कंडीशन में वो अल्काइल ग्रुप अपना प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकता है। इसका मतलब ये है इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 3 ड्यूटेरियम है, ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप जो हैं वो प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकते हैं। तो अपनों ने यहाँ पे मार्किंग कर दी कि दोनों से ही प्लस एच इफेक्ट शो हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि अगर CH3 और CD3 ग्रुप दोनों ही प्लस एच इफेक्ट को शो कर सकते हैं तो इन दोनों में प्लस एच इफेक्ट किसका डोमिनेट होगा? प्लस एच के वीडियो में हमने देखा था कि एल्काइल ग्रुप में जो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी इस CH3 ग्रुप में ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा, जबकि इस CD3 में ये CD बॉन्ड ब्रेक होगा। तब जाकर ये दोनों अल्काइल ग्रुप जो होंगे अपना प्लस एच इफेक्ट को शो करेंगे। अगर मैं इन दोनों के रिस्पेक्ट में स्ट्रेंथ की बात करूं तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो CD बॉन्ड की CH बॉन्ड से ज़्यादा आती है, यानी जो CD बॉन्ड होता है वो CH बॉन्ड के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसलिए जो CH3 ग्रुप होगा वो आसानी से अपना CH बॉन्ड को ब्रेक कर पाएगा और आसानी से अपना प्लस एच को ऑपरेट कर पाएगा एज कंपेयर टू CD3 ग्रुप। तो अपने यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कि जो CH3 ग्रुप है इसका प्लस एच इफेक्ट डोमिनेंट होगा। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। अगर मैं सिर्फ प्लस आई को कंसिडर करूं तो उसके बेसिस पे ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट है। अगर मैं सिर्फ प्लस एच की बात करूं तो ये कार्बोकेटाइन में ज़्यादा होने के कारण ए कार्बोकेटाइन जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के इफेक्ट प्रेजेंट हैं और प्लस एच इफेक्ट जो होता है वो डोमिनेंट इफेक्ट होता है। इसका मतलब ये है प्लस एच के कारण जो भी ऑर्डर आ रहा है वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि ए कार्बोकेटाइन में CH बॉन्ड जल्दी टूट रहा है इसलिए इसका प्लस एच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इन दोनों कार्बोकेटाइन में जो ए कार्बोकेटाइन होगा इसकी स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा आएगी। एग्जाम्पल नंबर 7, इस एग्जाम्पल में मेरे पास दो तरह के कार्बोकेटाइन दे रखे हैं जिनकी पैरा पोजीशन पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्लस आई इफेक्ट की। क्योंकि प्लस आई सभी तरह के अल्काइल ग्रुप में प्रेजेंट होता है इसलिए इन दोनों में प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट होगा। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो हाइड्रोजन के आइसोटोप के रिस्पेक्ट में, जैसा अभी हमने मेंशन किया था, मास पे डिपेंड करता है, यानी इसका मास ज़्यादा होने के कारण इस पूरे ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इससे ज़्यादा डोमिनेंट होगा। तो अपने यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं कि इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट है। अब हम बात करते हैं प्लस एच इफेक्ट की। अगर बेंजीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये जो कार्बन होगा ये उसका अल्फा कार्बन होगा। इस अल्फा कार्बन पर अगर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम प्रेजेंट है तो ये अल्काइल ग्रुप अपना प्लस एच इफेक्ट शो करेंगे, नहीं तो ये अपना प्लस एच इफेक्ट शो नहीं कर सकते। इन दोनों तरह के कार्बन पे कहीं भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये है ये दोनों अल्काइल ग्रुप इस कंडीशन में कभी भी अपना प्लस एच इफेक्ट शो नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं कि दोनों ही अल्काइल ग्रुप में अपना प्लस एच इफेक्ट शो नहीं कर सकते। अब इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? चूंकि दोनों में प्लस एच एब्सेंट है इसलिए हमको उसका केवल प्लस आई ही देखना पड़ेगा, और प्लस आई जो है इस बी कार्बोकेटाइन का ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए इन दोनों कार्बोकेटाइन में जो बी कार्बोकेटाइन होगा
उसकी स्टेबिलिटी ए से ज्यादा आ जाएगी। कंडीशन नंबर थर्ड, अब मान लो जी की जगह पे हम कोई ऐसा ग्रुप रखें जो माइनस आई के साथ साथ प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है। ऐसी कंडीशन में माइनस आई उस बेंजाइल कार्बोकेटाइन को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि माइनस आई उसमें इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा, जबकि प्लस एम उसमें फायदा पहुंचाएगा क्योंकि प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और उस बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब माइनस आई और प्लस एम की कैटेगरी में हम इनमें से कोई भी एक ग्रुप को रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 8, यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के कार्बोकेटाइन हैं, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इनमें जो OMe यानी मिथोक्सी ग्रुप जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगा है। जैसे मिथोक्सी यहाँ ऑर्थो पे है, यहाँ मेटा पे है और यहाँ पे पैरा पे है। जो मिथोक्सी ग्रुप है वो माइनस आई के साथ साथ प्लस एम इफेक्ट को शो कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनस आई की। माइनस आई जो होगा इन तीनों में ही ऑपरेट होगा। क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है इसलिए ऑर्थो पोजीशन से इसमें स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगेगा, जबकि मेटा से ये थोड़ा कम हो जाएगा और पैरा से इसकी इफेक्टिवनेस जो होगी और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं OMe के प्लस एम की। प्लस एम इसमें भी ऑपरेट होगा और इसमें भी ऑपरेट होगा। इस मेटा पोजीशन से OMe कभी भी अपना प्लस एम ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इसका सेम यही रीजन होगा कि पॉजिटिव चार्ज जब बेंजीन में माइग्रेट करेगा तो 2 ऑर्थो के साथ साथ ये पैरा पोजीशन पे माइग्रेट करेगा और ये जो OMe का लोन पेयर है वो कभी भी इस कार्बोकेटाइन की हेल्प प्लस एम के थ्रू नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज 2 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इस OMe से सेपरेटेड है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज इस मिथोक्सी ग्रुप के साथ कंजुगेशन में ही नहीं है, इसलिए OMe इसमें अपना प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं इन तीनों की स्टेबिलिटी की। चूंकि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट है इसलिए इन तीनों में प्लस एम के कारण जहां भी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। जैसे इसमें भी प्लस एम प्रेजेंट है, इसमें भी प्लस एम प्रेजेंट है, बट यहाँ पे प्लस एम प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से इन तीनों में से जो बी कार्बोकेटाइन होगा वो लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि एक तो प्लस एम के कारण हेल्प नहीं हो रही, दूसरा माइनस आई से नुकसान हो रहा है। इसलिए इसमें जो बी कार्बोकेटाइन होगा वो इस सीरीज का लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं ए की और सी की, क्योंकि दोनों में ही प्लस एम इफेक्ट प्रेजेंट है और अभी हमने मेंशन किया है कि मेसोमेरी इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। यानी ये मिथोक्सी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन से जितना भी प्लस एम लगाएगा वो प्लस एम उतना ही पैरा पोजीशन से भी लगाएगा। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों में जो प्लस एम इफेक्ट है वो टाई हो गया। अब मुझे इसमें इसका सब इफेक्ट यानी माइनस आई कंसिडर करना पड़ेगा। माइनस आई इसमें भी है और माइनस आई इसमें भी है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से माइनस आई ज्यादा डोमिनेटली ऑपरेट होगा, इसलिए इसमें OMe जो होगा ज्यादा नुकसान कर पाएगा, क्योंकि ये इस कार्बोकेटाइन के पास से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहा है। इसलिए ए में और सी में जो ए होगा वो कार्बोकेटाइन जो होगा वो ज्यादा लीस्ट स्टेबल बन जाएगा, या मैं ऐसा कह लूं सी कार्बोकेटाइन जो होगा वो इस ए से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इसका ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, जिसमें इस सीरीज का सी मोस्ट स्टेबल बनेगा और बी जो है इस सीरीज का लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9, इस एग्जाम्पल में मेरे पास 2 तरह के कार्बोकेटाइन है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर OMe ग्रुप प्रेजेंट है जो इसकी मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज जब इस बी कार्बोकेटाइन में मूव करेगा तो इसकी 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे जाएगा। चूंकि ये OMe के इस सामने वाले कार्बन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आया नहीं है, यानी OMe के एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना आने के कारण अब ये OMe जो है इसमें कभी भी अपना प्लस एम को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की। क्योंकि OMe ग्रुप जो है वो माइनस आई के साथ साथ प्लस एम कैटेगरी का है। माइनस आई इस ए कार्बोकेटाइन में एब्सेंट होगा क्योंकि यहाँ पे OMe ग्रुप ही एब्सेंट है, माइनस आई यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हम बात करते हैं प्लस एम की। प्लस एम यहाँ पे एब्सेंट होगा क्योंकि यहाँ पे मिथोक्सी ग्रुप ही एब्सेंट है। प्लस एम जो है इस कंडीशन में एब्सेंट होगा क्योंकि ये जो ग्रुप होगा ये एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे है, और कभी भी कोई ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे होते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज कभी भी उस ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन पे जनरेट ही नहीं हो पाता, इसलिए वो ग्रुप अपना मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर पाता। अब बात करते हैं इन दोनों की स्टेबिलिटी की। दोनों में मेसोमेरिक एब्सेंट है, यानी दोनों में ऐसा कोई भी इफेक्ट नहीं है जो हेल्प कर पाए।
बट दोनों में क्या खास बात है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब बी कार्बोकेटाइन में एक तो मदद करने वाला कोई इफेक्ट नहीं है, उल्टा उसमें नुकसान करने वाला माइनस आई इफेक्ट प्रेजेंट है। इसलिए इन दोनों में से जो ए कार्बोकेटाइन होगा उसकी स्टेबिलिटी बी से ज्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 10, यहाँ पे मेरे पास दो तरह के कार्बोकेटाइन हैं। अगर इन दोनों कार्बोकेटाइन को आपस में कंपेयर करूं तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे OMe यानी मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो दोनों ग्रुप हैं ये -I और +M कैटेगरी के हैं, यानी इन दोनों में -I इफेक्ट के साथ साथ +M इफेक्ट प्रेजेंट होगा। अगर दोनों में स्टेबिलिटी की बात करें, चूंकि +M इफेक्ट डोमिनेंट है इसलिए मैं केवल +M के बेसिस पे इन दोनों की स्टेबिलिटी को डिसाइड कर सकता हूं। अगर इन दोनों ग्रुप के +M की बात करें तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है जो OH ग्रुप होता है इसका +M इफेक्ट OMe ग्रुप से ज़्यादा होता है। इस कारण से अपने ऐसा कह सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें OH का डोमिनेंट +M होने के कारण ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस वाले कार्बोकेटाइन से ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो B कार्बोकेटाइन होगा वो A से ज़्यादा स्टेबल होगा। कंडीशन नंबर 4, अगर मान लीजिए G की जगह पे हम कोई ऐसे ग्रुप रख दें जैसे हेलोजन जिनमें -I के साथ साथ +M इफेक्ट हो, ऐसी कंडीशन में इनका -I इफेक्ट जो होता है वो +M से डोमिनेट होता है। जैसे एग्जांपल नंबर 11, यहाँ पे मेरे पास 4 तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। पहले 3 कार्बोकेटाइन में हेलोजन प्रेजेंट है और ये हेलोजन डिफरेंट पोजीशन पे है। अगर मैं हेलोजन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हेलोजन जो होता है इसका -I डोमिनेंट होता है। इसलिए मैं एक चीज़ तो कंफर्म कह सकता हूं कि इन चारों में ये जो D कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें हेलोजन एब्सेंट है। अब बात करते हैं इनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी की। चूंकि इन तीनों में -I डोमिनेंट है इसलिए हमने इसमें -I ही कंसिडर करा है, और फोर्थ में हेलोजन एब्सेंट है इसलिए उसमें -I भी एब्सेंट है। क्योंकि -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो इन हेलोजन की पोजीशन के कारण जो सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा उसका -I डोमिनेट होगा। यानी यहाँ हेलोजन जो है ऑर्थो पोजीशन से इस कार्बोकेटाइन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगी, इसलिए इसका -I सबसे डोमिनेंट होगा। इसके बाद मेटा पोजीशन का होगा और सबसे कम इसमें पैरा पोजीशन का होगा। जैसा अभी हमने मेंशन किया है कि इसमें हेलोजन एब्सेंट है, इसलिए इन चारों में से जो डी ऑप्शन होगा वो इस सीरीज का मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा क्योंकि उसके पास हेलोजन है ही नहीं, हेलोजन एब्सेंट है। इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इन तीनों में वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें नुकसान कम हो रहा हो, क्योंकि तीनों में ही हेलोजन के -I से नुकसान हो रहा है, इसलिए जिसमें नुकसान कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि इस सी ऑप्शन में नुकसान कम है इसलिए अब जो सी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी होगा और सबसे लीस्ट स्टेबल इसमें ए बन जाएगा। ये इसका ओवरऑल ऑर्डर आएगा जिसमें डी मोस्ट स्टेबल होगा और ए जो होगा इस सीरीज का लीस्ट स्टेबल बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 12, अगर मान लीजिए हम पोजीशन को सेम रखते हुए डिफरेंट हेलोजन को कंसिडर कर रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में हमको इनका +M कंसिडर करना है। जैसे अगर मैं इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो होगा क्या, ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कार्बोकेटाइन में ऑर्थो पोजीशन के साथ साथ इनकी पैरा पोजीशन पे मूव करेगा जो कि दोनों कार्बोकेटाइन में होगा। और जब इस फ्लोरीन के इस एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो फ्लोरीन होगा अपने लोन पेयर को इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट कर पाएगा। यानी इस कंडीशन में फ्लोरीन अपना लोन पेयर को डोनेट करके इसमें +M इफेक्ट शो कर पाएगा। इसी तरह से इस कार्बोकेटाइन में ये जो पॉजिटिव चार्ज जब इस कार्बन पे आएगा तो ये I एटम यानी आयोडीन जो होगा अपने लोन पेयर को डोनेट करके इसमें अपना +M इफेक्ट शो कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये बना, इन दोनों ने अपना +M इफेक्ट क्यों शो करा? तो इसका आंसर ये है, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इनके लोन पेयर से एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड होता है। यानी इन दोनों में ये पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आने से कॉन्जुगेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसलिए ये दोनों ही अपना +M इफेक्ट शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना कि इन दोनों में किसका +M इफेक्ट डोमिनेट होता है। अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में हमने देखा था कि जो फ्लोरीन एटम होता है इसका +M इफेक्ट आयोडीन से ज्यादा डोमिनेट होता है।
अब इसका डोमिनेंट होने का कारण क्या होता है? डोमिनेंट होने का कारण ये होता है कि इसमें ऑर्बिटल का मिसमैच कम होता है। जैसे अगर मैं इस कार्बोकेटन की बात करूं तो इसके पास यहाँ पे 2p ऑर्बिटल होगा, इसी तरह वो 2p ऑर्बिटल इस कार्बोकेटन के पास भी होगा। अगर मैं फ्लोरीन के लोन पेयर की बात करूं तो फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर है वो 2p ऑर्बिटल में होगा, जबकि आयोडीन के पास लोन पेयर 5th p ऑर्बिटल में होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्लस m ऑपरेट हुआ है वो कार्बन का 2p और फ्लोरीन के 2p ने पार्टिसिपेट करा है, यानी इनमें जो ओवरलैपिंग हुई है वो ऑलमोस्ट सेम ऑर्बिटल में हुई है। जबकि इनमें जो ओवरलैपिंग हुई है उसमें कार्बन का 2p और आयोडीन का 5th p ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट करा है, यानी इनकी ओवरलैपिंग में ज़्यादा मिसमैच है। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में मिसमैच कम हो, यानी ऑर्बिटल ऑलमोस्ट सेम साइज को हो, तो उसका प्लस एम इफेक्ट जो होता है डोमिनेट हो जाता है। इसका मतलब ये है फ्लोरीन का प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट होने के कारण अब इन दोनों कार्बोकेटाइन में जो ए कार्बोकेटाइन होगा इसकी स्टेबिलिटी बी से ज्यादा आ जाएगी। कंडीशन नंबर 5, स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसे हम SIR इफेक्ट भी कहते हैं। इस इफेक्ट को डिटेल में हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में SIR को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास दो तरह के कार्बोकेटाइन दिए गए हैं। इन दोनों कार्बोकेटाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पहले वाले कार्बोकेटाइन में ये दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो हैं इसकी ऑर्थो पोजिशन पे प्रेजेंट है, जबकि दूसरे वाले कार्बोकेटाइन में ये दोनों आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो हैं इसकी मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब पोजीशन के डिफरेंस के कारण क्या चीज होगी कि इस कार्बोकेटाइन में ये तीनों बल्की ग्रुप जो हैं वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है और एडजेसेंट होने के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके कारण इसमें SIR इफेक्ट डेवलप हो जाता है। और SIR के कारण होगा क्या, अब इस कार्बोकेटाइन का जो 2p ऑर्बिटल होगा वो इस बेंजीन के 2p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब ये बल्की ग्रुप एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड इस तरह से रोटेट कर जाएगा, और रोटेट होने के कारण अब इनके दोनों के जो p ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के पैरेलल ना होकर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और जैसे ही परपेंडिकुलर होंगे अब ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस बेंजीन के अंदर नहीं आ पाएगा। इस कारण से जो बेंजीन का रेजोनेंस है वो इस हिंड्रेंस के कारण ऑपरेट नहीं हो पाया। और किसी भी मॉलिक्यूल में किसी ग्रुप की हिंड्रेंस के कारण जब रेजोनेंस ऑपरेट ना हो पाए उसे हम स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। बट यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो बल्की ग्रुप है वो एक दूसरे के एडजेसेंट पे नहीं है। ऐसी कंडीशन में ये पॉजिटिव चार्ज अब आसानी से इस बेंजीन में अंदर माइग्रेट कर पाएगा। तो इसके बेसिस पे अपनी ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जो स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस है वो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। और इस कारण से जो बेंजीन का प्लस m है इसमें ऑपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें ये जो p ऑर्बिटल हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। बट यहाँ पे हिंड्रेंस ना होने के कारण इस कार्बोकेटाइन का जो 2p ऑर्बिटल होगा वो बेंजीन के 2p ऑर्बिटल के साथ पैरेलल होगा और आसानी से इसमें बेंजीन अपना प्लस m इफेक्ट को ऑपरेट कर पाएगी, और इससे इस कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए SIR के बेस पे मैं कह सकता हूं कि इन दोनों में से जो कार्बोकेटाइन B होगा उसकी स्टेबिलिटी A से बहुत ज़्यादा आएगी। तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी किस तरह से डिसाइड की जाती है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मटेरियल आपको रेलेवेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।